गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हमारा हिंदी ग्रामर में चैप्टर है विराम चिन्ह, है ना। इससे पहले जो है हमने चैप्टर 14 किया था अशुद्धि संशोधन। तो आज हम जो है विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। जब हम अपनी कोई बात किसी को कहते हैं, थोड़ा रुकते हैं तो वहां हम अल्प विराम लगाते हैं। जब पूरी बात करते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं। जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। लेकिन जब हम आपस वैसे ही जो है ओरली बातें करते हैं तो उसमें जो है हमारे विराम चिन्हों का पता नहीं चलता है। विराम चिन्हों का प्रयोग जो है बेटा जब हम लिखते हैं तो जो है हमें तब करना पड़ता है, लेकिन बिना विराम चिन्हों का प्रयोग किए हमारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। आइए आज हम जो है ना इन सब बातों को अपने इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। अध्यापिका छात्र से कह रही है, रुको, उधर बैठो मत, खड़ी रहो। अब इन वाक्यों में कुछ व्यवस्था नहीं है, यानी कि कहीं भी कुछ भी हमारा विराम चिन्ह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही है। तो यहां भी लिखा हुआ है कि इसलिए समझ में नहीं आ रही है। हम बातचीत करते समय कभी कभी बात को समझने तथा उसे प्रभावशाली बनाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। इससे कभी हैरानी होती है तो कभी प्रश्न उठ खड़ा होता है। हम कुछ चिन्हों या संकेतों से दर्शाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अलग अलग चिन्ह लगाने से तात्पर्य भी अलग हो जाता है, यानी कि पूरी बात अलग अलग स्पष्ट हो जाती है। जैसे ऊपर के वाक्यों में यदि विराम चिन्ह लगाए जाएं तो बात स्पष्ट होती है, क्योंकि वहां विराम चिन्ह नहीं लगाए गए हैं इसलिए वहां बात स्पष्ट नहीं है। अब उसी को यहां नीचे दिया हुआ है। जैसे अध्यापिका छात्रा से कह रही है, रुको, कोमा, उधर बैठो मत, फिर कोमा, खड़ी रहो, तो पूर्ण विराम और ये बात पूरी हो गई है। या अब यहां देखो, रुको, उधर बैठो मत, खड़ी रहो, तो दोनों बातें जो है ये अलग अलग हो गई हैं। दोनों अर्थ अलग अलग जो है प्रकट अपना कर रहे हैं। जैसे दोनों स्थितियों में अर्थ भिन्न हो रहे हैं। एक वाक्य में बैठने को मना किया गया है ना, तो दूसरे वाक्य में खड़े होने को, क्योंकि जहां कोमा लगा है तो कोमे से ही जो है हमारे वर्डों में जो है अंतर आ गया है। यह सब हो रहा है विराम चिन्हों के हेर फेर से। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भाषा को बोलते या लिखते समय अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। इस विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ विराम चिन्हों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझेंगे, यानी कि विस्तार से जानेंगे इसको। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है हमारा, हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन कौन से विराम चिन्ह है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ये सब हम जो है अपनी इसमें देखेंगे। जैसे नंबर 1 है पूर्ण विराम। तो ये हमारा पूर्ण विराम है, यानी कि जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, रघु पढ़ने के लिए इंग्लैंड चला गया, तो यहाँ हमारा वाक्य पूरा हो गया। सब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो यहाँ भी हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो ये पूर्ण विराम हमारा यहाँ लग गया है। अब सेकंड है हमारा अर्ध विराम, कि अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे लिखने या पढ़ने में थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को एक ही प्रकार के शब्दों के बाद भी लगाते हैं। जैसे रीना परिश्रमी है, तो कोमा लगा है बीच में, किंतु उसकी बहन आलसी है। अब थोड़ा हम यहां रुके। फिर है राघव, रीना, रविंदर और रूपा सभी आए। यहां मैं थोड़ा थोड़ा रुकी हूं, तो यहां हमारे जो है अल्प विराम का प्रयोग होगा। अब है अर्ध विराम, यानी कि जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना पड़ता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे सूर्य उदय हुआ, तो यहां हमारा अल्प विराम अर्ध विराम आ गया है। रात का अंधेरा मिट गया, ये भी अर्ध विराम है। चिड़िया चहचहाने लगी, वाक्य पूरा हुआ, तो यहां हमारा पूर्ण विराम हुआ है। फिर नंबर 2 है इसका, कृतज्ञता मनुष्य का गुण है, तो हम रुके तो अर्ध विराम। कृतघ्नता दोष है, तो यहां हमारा पूर्ण विराम। अब हमारा आता है उपविराम। उपविराम क्या होता है, जहां अर्ध विराम यानी कि इससे भी अधिक ठहरना हो, वहां उपविराम लगाया जाता है। जैसे भ्रष्टाचार, यानी कि यहां आया है हमारा एक भयावह रोग,
मेरा मित्र, फिर यहां हमारा उपविराम आया है मेरा विश्वास, दहेज, फिर यहां अल्प विराम उपविराम आया है तो समाज का दुश्मन। अब नंबर 5 आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है सभी बच्चे जानते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, ये वह कुत्ता किसका है? उसने पापा को कहां काटा था? क्वेश्चन हो गया। पापा को इंजेक्शन क्यों लगवाने पड़े? तो जो है क्यों लगवाने पड़े, क्यों, कहां, किसने, कैसे, कौन, तो ये जो है सारे हमारे किस में आते हैं बेटा? प्रश्नवाचक में आते हैं। अब हमारा आता है विस्मयादि बोधक, यानी कि आश्चर्य, जैसे घृणा, खुशी। आश्चर्य, घृणा, खुशी, दुख को प्रकट करने वाले पदों या संबोधन के बाद विस्मय आदि वाचक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब वो कैसे होते हैं? जैसे यहां दिया हुआ ओह, तो यहां क्या है हमारा? विस्मय आदि वाचक चिन्ह। सारी फसल बर्बाद हो गई, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे मीनू, यानी कि ये फर्स्ट वर्ड ही हमारा ऐसा होता है कि उसके बाद ही हमारा जो है विस्मय आदि बोधक लगा हुआ होता है। जैसे अरे मीनू अब बैठ जाओ, कितनी देर खड़ी रहोगी। क्लियर। अब हमारा आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में बेटा थोड़ा अंतर होता है देखने में, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहां करना है ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे योजक चिन्ह में दिया हुआ है, दो शब्दों में परस्पर यानी कि आपस में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है बेटा? दिन रात, माता पिता, भाई बहन, तो बीच में जो एक डैश लगा हुआ होता है ना, उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। तुमने रात दिन मेहनत की, तो रात दिन, यहां योजक चिन्ह लगा है। मैंने सुबह समाचार पत्र, तो समाचार पत्र, तो यहां हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ है। फिर है वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया, हंसते हंसते, तो यहां योजक चिन्ह है। इसमें 3/4 हिस्सा आपका भी है, यानी कि 3/4, तो यहां भी हमारा योजक चिन्ह हुआ है। अब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होता है। तो निर्देशक चिन्ह, जैसे यह योजक चिन्ह से आकार में थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग संवादों, वार्तालापों में नाम के बाद होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रावत, यहां दिया हुआ है निर्देशक चिन्ह। आओ भाई, बड़े दिनों में दिखे। अशोक, फिर हमारा निर्देशक चिन्ह, हाँ मैं कुछ महीने से बाहर गया हुआ था। क्लियर। अब हमारा यहां आता है बेटा उद्धरण चिन्ह, कि उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं। उद्धरण चिन्ह देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इकट्ठे उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरे उद्धरण चिन्ह। दोहरे में जो है हम ये 2 लगाते हैं और इकरे में हम ये ए सिंगल वाला लगाते हैं। इकट्ठे उद्धरण चिन्ह, जैसे ये दिया हुआ है यहां पर, इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति अथवा उपनाम, ग्रंथ आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो ये नाम दे दिया है, को राष्ट्र कवि कहा जाता है। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, तो यहां हमारा लगा है के नाम से जाना जाता है। अभी यहां ऊपर बताया गया है कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम या उपनाम और ग्रंथ आदि का नाम दिया जाए तो इसका प्रयोग अधिकतर हम वही करते हैं। फिर नीचे दिया हुआ है दोहरे उद्धरण चिन्ह, यानी कि किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको कोई बात बता रही हूं और आप उसको लिखना चाहते हैं, जैसे कोई ऐसे आपको दिया है मैंने, आपने पूरा ऐसे लिखा, फिर जो बात मैंने आपको बताई तो आप उसमें जो है मेरी बात को बताने के लिए आप इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करेंगे, यानी कि शुरू में भी और लास्ट में भी। जैसे ये दिया हुआ है किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने कहा छुट्टी होते ही सीधे घर आ जाना। अब माँ ने कहा, तो देखो दोनों सेंटेंस के बीच में यहां पूरा का पूरा उसमें दिया हुआ है। फिर इंदिरा गांधी ने कहा था मेरी खून का हर एक कतरा देश के काम आएगा, तो ये बात उन्होंने कही है ना, तो पूरी की पूरी वही बात वहीं की वहीं बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है विवरण चिन्ह, यानी कि किसी बात का विवरण देना, यानी कि किसी बात के बारे में जब हम पूरी जानकारी देते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहां दे दिया संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये विवरण दे दिया हमने यहां, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये भी यहां आ गया देखो, क्लियर। अब हमारा आता है नंबर 11 पर कोष्टक चिन्ह।
कोष्टक चिन्ह यानी कि जब हम जो है ये ब्रैकेट जो लगाते हैं इसको हम कोष्टक बोलते हैं। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या नाटक में पात्र के काम या अवस्था के चित्रण के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब जैसे नंबर 1 पर दिया है वचन के भेदों, यानी कि कोष्टक में दे दिया एक वचन बहुवचन के विषय में आप जानते हैं। क्लियर। फिर है निशा, यानी कि ये बात हम वो रो रही है लेकिन हम उसको कह नहीं रहे हैं, तो ये हमने कोष्टक में लिखी हुई है। मेरा कोई अपराध नहीं है। क्लियर। अब हम यदि इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं, जैसे हम किसी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे रवि, अब यहां हम लिख सकते हैं कि खाना खाते हुए, तो हम वो बात अपनी यहां पीछे बताएंगे, और जो बात साइलेंट में है उसको हम यहां जो बताना नहीं चाह रहे हैं उसको हम यहां लिखेंगे कोष्टक में। अब है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जैसे आपने देखा होगा प्रोफेसर, डॉक्टर, विश्वविद्यालय, जो भी इतने बड़े बड़े नाम होते हैं उसमें जो है हम पूरा ना लिख करके उसको तो जो है हम ये एक जीरो बनाते हैं, इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। जैसे हमारे स्कूल के नाम में भी जैसे 7th डे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो हम ये पूरा ना लिख करके क्या लिखते हैं, SDA सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो उसमें हम जो एक डॉट लगाते हैं वो यही है लाघव चिन्ह। तो जैसे प्रोफेसर, देखो हमने पूरा तो ऐसे लिखा, और ऐसे हम प्रोफेसर शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। डॉक्टर, ये हमने पूरा लिखा, यहां हमने शॉर्ट में ऐसे लिखा है। ऐसे ही विश्वविद्यालय लिखेंगे तो V बना देंगे और पीछे हम इसको लाघव चिन्ह को लगाएंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पर पूरा हो गया है। अब देखो एक बार फिर से, यानी कि पूरे चैप्टर के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या दिया गया है। भाषा को बोलते या लिखते समय अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये बात तो आप बिल्कुल जानते हैं स्पष्ट बेटा। अब यहाँ जो है इसके जो है काफी सारे दिए हुए हैं इसी चैप्टर के, ये शॉर्ट में दिए हुए हैं, वहां हमने थोड़ा उसमें पढ़ा है। अब अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अर्ध विराम से थोड़ा कम रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है, ये कोमा जिसको हम बोलते हैं। जहां अर्ध विराम से थोड़ा अधिक ठहरना हो वहां उपविराम, यानी कि ये उपविराम का प्रयोग होता है। फिर है प्रश्न पूछने के लिए वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ये वाला। फिर है विस्मय आदि वाचक भावों को इस प्रकट करने के लिए विस्मय आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तुलना करने, सामासिक पदों या शब्द युग्मों के बीच योजक चिन्ह, ये वाला का प्रयोग होता है। अब यहाँ जो है जो मैंने लिखा हुआ है बेटा ये आंसर है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर, क्वेश्चन भी क्या है। निर्देशक चिन्ह यानी कि का प्रयोग संवादों, वार्तालाप आदि के नाम के बाद होता है। फिर है उद्धरण चिन्ह, दो तरह के होते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल तथा दोहरे उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल। इकरे में जो है जैसे हम किसी का नाम, किसी किताब का नाम बताएंगे तो हम इसको करेंगे, और यदि जो बात आप कह रहे हैं उसी को ही आप दोबारा यहां लिखेंगे तो उसमें हम दोहरे चिन्हों का प्रयोग करेंगे। फिर है सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह, ये दिया हुआ है, लगाया जाता है। फिर है किसी पद का अर्थ प्रकट करने तथा नाटक के में पात्र के काम या अवस्था आदि को बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अब शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है। अब ये पूरा चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है वो पूरा का पूरा चैप्टर आपका जो है यहां आ गया है। क्लियर। अब यहां देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर मैंने इसका यही लिखा है बेटा, ऊपर लिखा है ये रहा अल्प विराम। फिर है अर्ध विराम और उप विराम का प्रयोग कहां किया जाता है, ये दो बातें पूछी हैं, अर्ध विराम और उप विराम। तो इसका आंसर बेटा यहां है अर्ध विराम में थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। फिर है जहां अर्ध विराम से थोड़ा अधिक ठहरना हो वहां उप विराम का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा आंसर नंबर 6 है। क्लियर। अब हम यहां देखते हैं नीचे थर्ड क्वेश्चन, शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन। अब हमारी जो है एक्सरसाइज आती है, ये आपको नोटबुक में ही करनी है। मैं यहां लिख देती हूं बेटा, नोटबुक में नहीं, सॉरी बुक में करनी है।
और यदि बुक में ये एक्सरसाइज नहीं है तो तब आप इसको नोटबुक में करेंगे। अब देखिए यहां निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। जैसे अरे स्नेह, यानी कि यहां विस्मयादि बोधक चिन्ह है, आओ कोमा, फिर कोमा। कुछ नहीं काम करके आजकल थक जाती हूं, तो पूर्ण विराम। मौसी, फिर यहां विस्मयादि, राम राम, फिर यहां बीच में मैंने योजक चिन्ह लगाया है, फिर कोमा है, मिल गई आपको फुर्सत, फिर पूर्ण विराम। एनीमिया से क्या मतलब, ये क्वेश्चन मार्क है। यह भानुमति कौन, क्वेश्चन मार्क, मौसी जी, तो यहां विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर है रक्त के दो भाग होते हैं, पूर्ण विराम, बात पूरी हो गई है। रिंकू आश्चर्य से दिन रात, तो दिन और रात के बीच में भी लगा हुआ है योजक चिन्ह। काम करते हैं, तो रक्त क्या काम करेगा, क्लियर। अब यहां जो है हमारा नेक्स्ट है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, तो भारत भारती ये बुक का नाम है। अब है मेरे भाई ने पिछले साल MBBS, तो यहां जो है हमने ये सब लगाए हैं इसमें बेटा, तो पुराना लिख करके हमने जो है ये बीच में डॉट 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 सब लगाए हैं कि डिग्री हासिल की, यानी कि लाघव चिन्ह है। मां बाजार से आलू कोमा, बैंगन कोमा, करेला कोमा, यानी कि अल्प विराम, परवल आदि सब्जियां तथा कुछ फल लाई, तो ये वाक्य हमारा यहां पूरा हो गया है। दिए गए विषय पर निबंध लिखिए, तो ये विवरण चिन्ह आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग, तो यहां दो डॉट है, ये विवरण चिन्ह है बेटा यहां पर। एक विश्वव्यापी समस्या। अब है सुगंधा सिमोना कोमा, आज इतनी सुबह सुबह कहां जा रही है, तो क्वेश्चन मार्क, बीच में हमारा लगा हुआ है योजक चिन्ह। सिमोना, यानी कि फिर यहां हमारा कोमा है थोड़ा, अरे सुगंधा क्या बताऊं, कोमा, पिछले दिनों मेरी तबीयत खराब थी, फिर कोमा, इसलिए डॉक्टर ने, तो यहां लाघव चिन्ह, सुबह टहलने को कहा था इसलिए जा रही हूं, तो यहां कोमा, यहां बात पूरी हो गई है। फिर महात्मा, यहां जी दो बार आया है। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना कार्य चंपारण में शुरू किया था, सिर्फ हमें बस यहां से ये जी हटाना है, क्लियर। चलिए अब हम नीचे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर कीजिए। यहां जो है हमारे वाक्य दिए हुए हैं, तो उसमें किस चिन्ह का प्रयोग होता है हमें ये बताना है। जैसे वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगता है। हर्ष शोक आदि भाव प्रकट करने पर विस्मय आदि वाचक लगाए जाते हैं, यहां से लिखेंगे विस्मय आदि वाचक चिन्ह। संवादों वार्तालाप आदि में नाम के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाते हैं, क्लियर। अब हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। विराम चिन्हों को उनके नाम से जोड़े, यानी कि इधर चिन्ह दिए हुए हैं और इधर विराम चिन्ह दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा चिन्ह किसके साथ मैच करता है। जैसे पूर्ण विराम, ये हमारा यहां है। योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह हमारा ऊपर है। लाघव चिन्ह, तो लाघव चिन्ह हमारा नंबर यहां पर है 8 पर। फिर है विस्मय आदि वाचक चिन्ह, तो ये हमारा किस पर है, नंबर घ पर। निर्देशक चिन्ह यानी कि नंबर डे वाला हमारा किस पर है, यहां नंबर 3 पर। कोष्टक चिन्ह, तो कोष्टक चिन्ह हमारा कहां पर है, नंबर ये जय पर। फिर है हमारा अल्प विराम नंबर 6, तो ये हमारा कहां पर है, ये सबसे नीचे है। फिर उद्धरण चिन्ह यानी कि जिसमें जो है डबल है, ये हमारा यहां है नंबर 4 पर। प्रश्नवाचक चिन्ह ये हमारा नंबर 7 पर है। तो आप इसको सामने सामने लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सामने सामने लिखेंगे अपनी नोटबुक में। और ये जो है आप फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा और है, क्वेश्चन नंबर 4। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर है, उदाहरण देखकर स्पष्ट कीजिए। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह हैं तो दोनों सेम से, लेकिन देखने में सेम से लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है, वो हम यहां देखते हैं। देखिए, तुलना करने वाले समासिक पदों या शब्द युग्मों के मध्य योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है, सुख दुख, तो यहां मैंने ये करा है कोमा लगाया। फिर धीरे धीरे आदि, तो ये मैंने 2 शब्द लिखे हैं यहां, सुख दुख और धीरे धीरे। फिर है नीचे वाला निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक चिन्ह क्या है हमारे, निर्देशक चिन्ह ये चिन्ह भी बनाएंगे का प्रयोग
संवादों, वार्तालाप आदि के नाम के बाद होता है। जैसे यहां दिया हुआ इसका, बलवान की ही विजय होती है। तो यहां हमने पहले ये लगाया है निर्देशक चिन्ह, फिर हमने यह क्या लिखा है कि बलवान की ही विजय होती है। क्लियर? ये हमारे पूरे जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू माय डियर।